साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो हम जो आज की क्लास पढ़ाएंगे वो इतिहास की क्लास है। इतिहास की क्लास में हम जो इस समय क्लास इसकी चल रही है वह है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की। उसमें हम जो कुछ क्लास पहले पढ़ा चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि वो भी मानचित्र के माध्यम से कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल थे उसको एक एक करके बहुत व्यवस्थित तरीके से हम समझाए थे आपको। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो उसमें हम देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा नामक पूरा स्थल था जो पंजाब प्रांत में स्थित था, रावी नदी के बाएं तट पर। तो वहाँ से जो हमें और भी महत्वपूर्ण चीज़ें मिली थी उसका अध्ययन हमने किया था। आज उसी से संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, आज उसके विषय में हम देखेंगे, समझेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण उसमें बिंदु मिलेंगे आपको टॉपिकों एक एक करके आंकड़े मिलेंगे वो आपके सामने हम रखेंगे। तो आइए चलते हैं मोहनजोदड़ो का देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मोहनजोदड़ो जो शब्द है यह शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो जो मोहनजोदड़ो शब्द है यह सिंधी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है वह है मृतकों का टीला। ठीक, तो अब देखते हैं जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है इसकी स्थिति कहाँ, यह कहाँ स्थित है। तो देखते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो पूरा स्थल है यह सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पे एक जिला है लड़काना। ठीक, लड़काना जिले में एक नदी बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाहिने तट पर यह स्थल स्थित है। ठीक, जो हमने हड़प्पा देखा था जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था, अब यह दाहिने तट पर स्थित है। ठीक, वह पंजाब प्रांत में था, अब यह सिंधु प्रांत में है। ठीक, जो हड़प्पा नामक पूरा स्थल था वह रावी नदी के तट पर है और जो आपका मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसकी खोज। अगर हम खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में एक पुरातत्ववेत्ता है राखालदास बनर्जी। क्या नाम इनका? राखालदास बनर्जी। ठीक, राखालदास बनर्जी। इन्होंने जब मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर आए वहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऐसी कोई सभ्यता रही होगी, वहाँ से संबंधित कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए। ठीक, और सबसे पहले 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक, और जब उन्होंने खोज की तो उन्हें लगा अगर हम इसकी खुदाई करेंगे तो यहाँ से एक बहुत प्राचीन सभ्यता उजागर हो सकती है। तो उन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 से 1927 ईस्वी तक, कब से कब तक? 1922 से 1927 ईस्वी तक राखालदास बनर्जी ने मार्शल के नेतृत्व में और उनके जो अन्य साथी थे उनके सहयोग से इस मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल की खुदाई की। ठीक, अब जब इसकी खुदाई हो गई एक बहुत विकसित सभ्यता उजागर यहाँ से हुई, तो अन्य जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने भी सोचा कि हम भी चलते हैं वहाँ पे, हम भी कुछ न कुछ वहाँ पे खोजेंगे, मिलेगा। ठीक, तो आगे चल करके एक अन्य पुरातत्ववेत्ता है, क्या नाम है इनका? जे.एच. मैके महोदय आते हैं 1927 से लेकर के 1931 ईस्वी तक इस पूरा स्थल की खुदाई करते हैं। ठीक, 1927 से लेकर के 1931 ईस्वी तक जे.एच. मैके महोदय ने
मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल की खुदाई की। अब देखते हैं उसके बाद फिर 1963 का समय आता है। काफी दिनों के बाद जब इसकी चर्चा विदेशों में भी होने लगी कि भारत में या उससे संबंधित जो बगल के देश हैं वहाँ पे कुछ ऐसी संस्कृतियाँ पाई गई हैं जो विश्व की सबसे प्राचीनतम हो सकती हैं, तो अमेरिका में जब इसकी सूचना गई तो वहाँ पे एक पुरातत्वविद थे J.F. डेल्स। जब J.F. डेल्स महोदय को इसकी जानकारी हुई तो वो 1963 ईस्वी में इस स्थल के पास आते हैं, वो भी इसकी खुदाई करवाते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे खुदाई हो गई। अब जब खुदाई होगी विभिन्न प्रकार के साक्ष्य यहाँ से मिले। एक नवीन सभ्यता, मतलब नई सभ्यता निकली थी खोज में, लेकिन इसकी जो प्राचीनता थी बहुत प्राचीन थी, विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे खूबसूरत, सबसे व्यवस्थित तरीके से सजाई गई थी, बनाई गई थी। ठीक, तो अब जो वहाँ पे साक्ष्य मिला है विभिन्न पुराविदों के माध्यम से, तो जब मिला वहाँ से तो उसी के आधार पर विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम दिए। अब नाम में क्या दिया देखिए, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा गया इसे। परीक्षा में पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है या किस पुरा स्थल को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। फिर अब देखते हैं यहाँ पे स्तूप मिला है। जब स्तूप यहाँ से मिला, जो पुराविद थे, पुराविदों ने कहा कि यह स्तूपों का शहर हो सकता है। क्या नाम दिया? स्तूपों का शहर। अब उसके बाद रेगिस्तान का बगीचा, यहाँ पे रेगिस्तान रहा होगा, ठीक, इसीलिए इसे रेगिस्तान का बगीचा कहा गया, और या फिर सिंध का बाग कहा गया। ये जो इसके उपनाम है, विभिन्न पुराविदों ने अपने अपने साक्ष्यों के आधार पर इस नाम को व्याख्यायित किया, इस नाम को दिया। अब देखते हैं अब इसकी विशेषता क्या है। विशेषता जो वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर इसे दिखाया गया है, बताया गया है विद्वानों के द्वारा। तो इसकी जो विशेषता है उसमें क्या है, मोहनजोदड़ो देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जो आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक विद्वान है, पुरातत्ववेत्ता है, इतिहासकार है, वाल्टर फेयर सर्विस। क्या नाम है? वाल्टर फेयर सर्विस। ये जो यहाँ पे साक्ष्य मिला तो उसके आधार पर इसे आनुष्ठानिक केंद्र कहा। अर्थात इन्हें जब यहाँ पे इन्होंने खोज की तो उन्हें ऐसे ऐसे साक्ष्य मिला जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि यहाँ पे अनुष्ठान होते रहे होंगे। ठीक, इन्होंने अनुष्ठानिक केंद्र के रूप में इसे जाना। अब देखते हैं अगले बिंदु चलते हैं। मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करके उसके 7 चरणों को उद्घाटित किया। ध्यान दीजिएगा, मार्शल ने जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो वहां से 7 चरण मिले। अर्थात जब 7 चरण मिलेंगे तो इससे यही आशय लगाया जा सकता है कि यह जो मोहनजोदड़ो बस्ती थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, यह 7 बार बसी है और 7 बार उजड़ी है। जैसे जैसे कहीं पे आप देखेंगे, अगर कोई बस्ती कहीं पे बसी है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, काफी दिनों से रह रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई
तो वहां से जो व्यक्ति थे पलायन कर गए दूसरी जगह पे। ठीक, जब वहां से पलायन करेंगे तो वहां की सारी जो बस्तियां हैं वो वीरान हो जाएंगी। वहां पे जो वहां पे मिट्टी के घर बनाए जाएंगे, तमाम प्रकार की जो मानवीय क्रियाएं होंगी वो वहीं पे रहेंगी, बाकी आदमी अपना लेके चला जाएगा वहां से। इस तरीके से वहां से जो क्रम बाई क्रम जो साक्ष्य मिला यहाँ से वो 7 क्रम मिला है। अर्थात मार्शल महोदय ने कहा ये जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पे व्यक्तियों ने इसे 7 बार बसाया और यह 7 बार उजड़ा। ठीक, अब देखते हैं, अब बहुत ध्यान देखिएगा, जैसे जैसे हम नीचे यहाँ पे जाएंगे पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक, अब देखिए 7 बार यह बसा था और 7 बार उजड़ा था। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। एक है पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा? जुड़वा राजधानी। बहुतों बार प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किस पुरातत्ववेत्ता ने या किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने जुड़वा राजधानी के रूप में देखा? तो आपके हैं ये पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय। ठीक, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो, ये जो दोनों पूरा स्थल, एक पंजाब में स्थित है रावी नदी के बाएं तट पर, एक आपका सिंधु प्रांत में स्थित है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगर इनकी दूरी की बात करेंगे, हम कौन सी दूरी की बात करेंगे तो इनकी दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा हड़प्पा। अब थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे हमने एक मानचित्र जो बनाया था। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे ये पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत। ठीक, ये आपका हड़प्पा है। ठीक, आपका इसी नीचे आने के बाद ये आपका सिंधु क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र आपका है। ये सिंधु क्षेत्र में एक नदी जो बहती है सिंधु नदी, सिंधु नदी जो बहती है इसी के दाहिने तट पर, इसी के दाहिने तट पर यह जो मोहनजोदड़ो है यही स्थित है। ठीक, जब यहाँ पे स्थित है तो जब यहाँ पे स्थित है और जब इसके बीच की दूरी की बात करेंगे हम दोनों के, यही इसकी जो बीच की दूरी है यही है 640 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे देखिए ये पंजाब प्रांत है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित, और ये आपका सिंधु क्षेत्र है सिंधु नदी के दाहिने तट पर। जब इसकी दूरी की बात करेंगे यही है 640 किलोमीटर। ठीक, अब चलते हैं, अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर। अब बहुत ध्यान से आपको देखना होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे पुरातत्वविदों ने जब इसकी खुदाई कर ली और जब विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिले तो उन्होंने देखा कि यहाँ से 2 प्रकार के टीले मिले हैं, 2 दिशा में स्थित हैं। जो पहला टीला है वह पश्चिमी टीला कहलाया, ध्यान दीजिए पश्चिमी टीला कहलाया, और दूसरा पूर्वी टीला कहलाया जिसे निचला नगर कहा गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहीं से इसी जो 2 फिगर बनाए हैं इसी से सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, यहीं से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम जो बताएंगे यहाँ तो इसकी एक करके व्याख्या करेंगे, लेकिन आपको सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। बहुत ध्यान से आपको देखना है कि जो आपका पश्चिमी टीला है, जो आपका पश्चिमी टीला है यह छोटे आकार में है। किस आकार में? छोटे आकार में। और जो आपका पूर्वी टीला है यह बड़े आकार में था। और जब छोटे आकार में होगा, जो उसकी बस्ती होगी उसका क्षेत्रफल कम होगा, तो आप मान के चलिए यहाँ पे
जो उच्च वर्ग होगा, जो बुजुर्गा वर्ग होगा, जो शासक वर्ग होगा, जो पुरोहित वर्ग होगा, वही यहाँ पे रहेगा। भाई उनकी संख्या कम होती है, ठीक। जब उनकी संख्या कम होगी तो अपना काम थोड़े में निपटा लेंगे। और जब जिस बस्ती का क्षेत्रफल बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे जो पूर्वी टीला है, जो निचला नगर है, इसका जो क्षेत्रफल काफी विस्तृत था। जब विस्तृत होगा तो आप मान के चलिए यहाँ की जो जनसंख्या होगी काफी विस्तृत होगी, काफी ज्यादा होगी। जब इसकी जनसंख्या ज्यादा होगी तब आप मान के चलिए यहाँ पे मजदूर रहते रहे होंगे, किसान रहते रहे होंगे, जो कारीगर हैं, जो तमाम प्रकार के राज्य के रहने वाले निवासी हैं, जो वो यहाँ पे रहेंगे। अब देखते हैं जो आपका ये पश्चिमी टीला है, जो पश्चिमी टीला है जहाँ पर राजा रहता था, वहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखते जो पश्चिमी टीला आपका बनाया गया है, बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया गया। वहाँ पे जो बनाने वाले थे, कारीगर थे, उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा चबूतरा बनाया। एक बड़ा सा चबूतरा, देखो यहाँ पे हमने एक प्रतीक के रूप में एक चबूतरा बना दिया है। चबूतरा बना किसका है? इसको बनाने के लिए चबूतरे को इन्होंने किया, जो मिट्टी के बने हुए ईंट थे, जो मिट्टी के बने ईंट थे उसका प्रयोग किया, और ईंट को जोड़ने के लिए उन्होंने मिट्टी के गारे का प्रयोग किया। मिट्टी के गारे और कच्ची ईंटों का प्रयोग करके जो यहाँ पे कारीगर थे, ये खूब बड़ा सा टीला बनाया। जब टीला बना करके उसे ऊंचा बना दिया। जब ऊंचा बनाया, उसी पे यह पश्चिमी गढ़ी जो टीला है उसी पे बसाया गया था। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आज छोटे मात्रा में देखें, जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं, उसके लिए हम पूरी नींव की व्यवस्था करते हैं, ऊंचा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर जाके हम कमरे की व्यवस्था करते हैं। वहीं पे एक, चाहे बाढ़ की वजह से रही हो, हम इसको ऊंचा बनाएंगे ताकि बाढ़ का प्रभाव यहाँ पे कम हो। तो यहाँ पे इन्होंने चबूतरा बनाया ऊंचाई पे, फिर जा करके यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे एक एक करके बसाया। अब देखते हैं जब यहाँ ये बन गया, जब ये टीला बना, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसे बसाया गया था, सजाया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे ये आपका ये पश्चिमी गढ़ी बना। अब पश्चिमी गढ़ी बनाने के बाद जो यहाँ पे शासक वर्ग था, इसकी सुरक्षा का भी बहुत ध्यान दिया उसने। अर्थात अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे इसके बाहरी भाग, ये जो हमने ब्लैक कलर में बनाया है, इसका जो बाहरी भाग है यह एक सुरक्षा प्राचीर है। इसी सुरक्षा प्राचीर से पूरा पश्चिमी टीला को कवर कर दिया, घेर दिया। और यही काम यहाँ पूर्वी टीले में भी हुआ है। अर्थात पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों ही सुरक्षा प्राचीर से घेरे हुए थे। ठीक, अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे समझें, अगर वहां पे सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी नगर को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, अर्थात यहाँ पे आक्रमण का खतरा जरूर रहा होगा। चाहे आक्रमण का खतरा रहा हो या जानवरों से बचाने के लिए रहा हो, जो वहाँ पे उन्हें आशंकाएं थी कि इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है, उसी को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा प्राचीर बनाए गए थे। और जब यहाँ पे सुरक्षा प्राचीर बना दिया गया, अब उसी के अंदर क्या क्या बनाया गया, किन किन भवनों को बनाया गया, आइए उसको देखते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें आपका अन्नागार पाया गया, ध्यान दीजिएगा, अन्नागार पाया गया जहाँ पे अनाज रखने की व्यवस्था थी। अन्नागार यहाँ पे पाया गया। अन्नागार के बाद यहाँ पे इस थोड़ा उत्तर दिशा में इसके यहाँ पे
यहाँ पे अन्नागार, स्नानागार और अन्नागार, उसके बाद इसके नीचे कॉलेज या महाविद्यालय बनाया गया था। और यहाँ पे फिर पुरोहितों के रहने के लिए घर बनाए गए थे। उसके बाद अन्य भवन भी बनाए गए थे। जो अन्य भवन बनाए गए वो क्या थे? जो अन्य भवन बनाए गए यहाँ पे, उसमें राजा के अलावा और लोग भी रहते रहे होंगे। ठीक, अब समझिए फिर एक बार से, यहाँ पे स्नानागार बनाया गया, जो वहाँ पे लोग रहते थे उनके नहाने की व्यवस्था भी की गई। उसके बाद अन्नागार बनाया गया, यहाँ पे जो खेती होती रही होगी, जो अनाज का उत्पादन होता रहा होगा, जो अधिशेष हुआ होगा, उसको व्यवस्थित करने के लिए, रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार, भंडारागार बनाया गया। और जब यहाँ पे लोग रह रहे थे, उनके शिक्षा की भी व्यवस्था की गई होगी, तो यहाँ पे कॉलेज या महाविद्यालय बनाया गया। और जो यहाँ पे पुरोहित थे, जो धार्मिक अनुष्ठान कार्य कराते रहे होंगे, विद्यार्थियों को पढ़ाते भी रहे होंगे कॉलेजों में, उनके लिए यहाँ पे आवास की सुविधा की गई। और जो अन्य लोग वहाँ थे उनके लिए भी आवास की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे इसके जब हम थोड़ा उत्तर पूर्व में आते हैं, यहाँ पे एक चीज मिला है, स्तूप। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो के किस क्षेत्र में स्तूप पाया गया, तो आपका उत्तर होगा जो पश्चिमी टीला है, वहाँ पे द्वितीय सदी ईसा पूर्व में बौद्ध स्तूप पाया गया और कनिष्क निर्मित चैत्य पाया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जितने हमने यहाँ पे बताए आपको एक एक करके, वो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब एक यहाँ पे प्रश्न आपका है कि स्नानागार, बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया, आपका उत्तर होगा पश्चिमी टीले पे। फिर आएगा अन्नागार कहाँ पाया गया, आपका उत्तर होगा पश्चिमी टीले पे या मोहनजोदड़ो में। कॉलेज महाविद्यालय कहाँ पाया गया, आपका उत्तर होगा पश्चिमी टीले पे। पुरोहित आवास कहाँ मिला, तो आपका पश्चिमी टीला हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। अब देखते हैं, अब इसकी खोज किसने की थी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो पश्चिमी टीला है, इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज व्हीलर महोदय ने की थी। मार्टिमर व्हीलर महोदय ने इस पश्चिमी टीले की खोज की थी। ठीक, अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, जो आपका पश्चिमी टीला है और जो आपका पूर्वी टीला है, इसको विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। जब विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है तो इसके कुछ न कुछ नाम दिए होंगे। तो इनके जो नाम दिए गए हैं, जो वहाँ पे खुदाई किए थे, उत्खननकर्ता इसके थे, उन्हीं उत्खननकर्ताओं के नाम पर इस जो पश्चिमी टीला है, इसका नाम दिया गया इसको। इसमें देखिए, एक विद्वान है, एक जो खोज करता है, आई एम क्षेत्र। ठीक, ये पुरातत्ववेत्ता भी हैं, इसके खोजकर्ता भी हैं। तो IM के नाम पर इसे IM क्षेत्र कहा गया। उसके बाद SD क्षेत्र कहा गया, उसके बाद L क्षेत्र कहा गया, उसके बाद ACC एरिया क्षेत्र कहा गया। इतने क्षेत्रों में, अर्थात 1, 2, 3, 4 क्षेत्रों में पश्चिमी टीले को बांटा गया है। ये जितने नाम हैं, इस क्षेत्र के नाम है, ये खोजकर्ता है, इन्हीं के नाम के आधार पर पश्चिमी टीले को विभिन्न भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, आपका जो पूर्वी टीला है, जो निचला नगर है, जो आम जनमानस से संबंधित ये जो बड़ा क्षेत्र है, इसके विषय में देखते हैं कि इसमें क्या है। इसकी जो जनसंख्या थी, हमने बताया काफी बड़ी मात्रा में थी। एक पुरातत्ववेत्ता है फेयर सर्विस महोदय ने कहा कि जो पूर्वी टीला है, इसकी जो जनसंख्या है 41,250 है। कितनी है? 41,250। ठीक, अब देखिए,
हमने बताया यहाँ पे पश्चिमी टीले की तरह पूर्वी टीला जो है ये भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक, अब इस क्षेत्र को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। जो यहाँ पे क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे पहला क्षेत्र क्या कौन सा बांटा गया? एच आर क्षेत्र अर्थात हार ग्रिप क्षेत्र। दूसरा क्या है? डी के क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? डी के क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या है? के एन दीक्षित क्षेत्र या के एन क्षेत्र। चौथा क्षेत्र क्या है? बी एस मोनिस क्षेत्र। ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो पूर्वी टीला है इसको बांटा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम आगे बताएंगे आपको बताएंगे कि इन क्षेत्रों, एच आर क्षेत्र से क्या पाया गया, डी के क्षेत्र से क्या पाया गया, के एन क्षेत्र से क्या पाया गया और बी एस मोनिस क्षेत्र से क्या पाया गया। अब बढ़ते हैं, ये जो पश्चिमी क्षेत्र आपका था, जो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो बृहत स्नानागार है, जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का है, इसे भी बहुत ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमने एक स्नानागार बनाया है, स्नानागार बनाया है यहाँ पे जो हमने बनाया। तो यहाँ पे अगर इसके हम आकार की बात करेंगे, ये देखिए इसका जो आकार है, यह आकार क्या है? आयताकार है। इसका जो पूरा आकार देख लीजिए, यहाँ पे आयताकार हो गया। जब आयताकार हम इसके आकार को बना दिए तो अब इसको भी बाहर से जो ब्लैक में हम बनाए हैं, यहाँ से एक ढांचा इसको सुरक्षित करने के लिए बनाया गया। वो किसका था? लकड़ी का ढांचा बनाया गया। यहाँ पे एक लकड़ी का ढांचा बना करके इसे घेर दिया गया। ठीक, जब यहाँ पे घेरा गया तो अब देखिए जो इसकी छत भी बनी थी यहाँ पे, अब छत इसलिए बनी थी क्योंकि पूरी तरीके से उसे ढका गया था। और जो छत बनी थी, तो छत किसकी बनी थी? लकड़ी की बनी थी। छत बनी थी जो लकड़ी की बनी थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका दक्षिण दिशा है, आपका पश्चिम दिशा है, आपका उत्तर दिशा है, आपका पूर्व दिशा है। ये आपकी चार दिशाएं हैं। तो चार दिशाओं में आपको ध्यान देना है। स्नानागार में दक्षिण की तरफ दो प्रवेश द्वार बने थे। ठीक, यहाँ पे एक प्रवेश द्वार हो गया, एक दूसरा प्रवेश द्वार हो गया। एक पहला प्रवेश द्वार है, दूसरा। परीक्षा में पूछा जाता है कि दक्षिण दिशा में कितने प्रवेश द्वार थे, तो देखिए यहाँ पे दो है। अब चलते हैं पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा में भी एक प्रवेश द्वार है, पूर्व दिशा में एक प्रवेश द्वार है। और फिर चलते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में भी एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। अर्थात हम बात करें इस स्नानागार में प्रवेश करने के लिए, जब लोग प्रवेश करते थे तो दक्षिण दिशा में दो प्रवेश द्वार थे, दो दरवाजे लगे थे जिससे लोग अंदर जाते थे। पूर्व दिशा में एक द्वार था, उत्तर दिशा में एक द्वार बना था। ठीक, यहाँ पे हमने देख लिया। अब देखेंगे दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में जो यहाँ पे स्नानागार बना था, उसमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी थी। जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो 9 की संख्या में बनी है। 9 की संख्या में, तो जैसे यहाँ पे हमने प्रतीक के रूप में लिखा है, आप बनाया है 1 2 3, इसी तरीके से 9 सीढ़ियाँ दक्षिण दिशा में थी और 9 सीढ़ियाँ उत्तर दिशा में थी। इसी के माध्यम से लोग इस स्नानागार में उतरते थे। अब देखिए यहाँ पे हमने इतना बताया। अब यहाँ पे जब बताए
तो यहाँ पे देखिए एक दक्षिण पश्चिम दिशा है। यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा में जो यहाँ पे स्नानागार में पानी की जो पानी था जिसमें लोग स्नान करते थे, यहाँ दक्षिण दिशा में ये जो पानी था यहाँ से निकाला जाता था। जब पानी गंदा हो गया या कुछ और रहा होगा तो यहाँ से जब पानी वहाँ से निकाला जाएगा, जो जल निकासी की व्यवस्था थी तो दक्षिण पश्चिम दिशा में थी। और जब दक्षिण पश्चिम दिशा में रही होगी तो आप प्रश्न करेंगे कि पानी की व्यवस्था कहाँ से होती थी? पानी की व्यवस्था कहाँ से होती थी? ट्यूबवेल की व्यवस्था थी नहीं उस समय। तो यहाँ पे देखिए पूर्व की दिशा में आपका ये पूर्व दिशा हो गया। पूर्व दिशा में कुछ कुएं बनाए गए थे, कुआं बनाया गया था, उसी कुएं से पानी निकाल करके इसमें भरा जाता था। यहाँ से जो कुआं यहाँ पूर्व दिशा में बना है, यहाँ से पानी निकाल करके इसमें डाला जाता था। फिर जब यहाँ पे गया, लोग स्नान किए, पानी गंदा हुआ तो निकालने के लिए यहाँ पे जो हमने बताया दक्षिण पश्चिम में जल निकासी की व्यवस्था थी, वहां से पानी निकाल दिया जाता था। अब देखिए हमने लोगों को यहाँ पे दरवाजे के माध्यम से अंदर घुसाया, उसके बाद स्नान कराया, सीढ़ी के माध्यम से स्नानागार में पहुँचाया, उनको स्नान कराया, कुएं के माध्यम से इसमें पानी ट्रांसफर कराया। स्नान करने के बाद जो पानी गंदा बचा यहाँ से निकाल दिया। अब ध्यान देते हैं जब आदमी स्नान कर लेगा, कपड़े बदलने की व्यवस्था या फिर और सारी चीजें रही होंगी, तो यहाँ पे कमरे बनाए गए थे। ये देखिए दो पंक्ति हैं, ठीक, एक पंक्ति आपकी ये है तो एक पंक्ति ये है। यहाँ पे एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति आपकी ये हो गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की संख्या में पहली पंक्ति में और 8 की संख्या में दूसरी पंक्ति में कमरे बनाए गए थे। कमरे बनाए गए थे, ये क्या थे? एक कपड़े बदलने के लिए इसे बनाया गया था। अब क्या है, अब हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, अब बात करेंगे जो इसकी फर्श बनी थी। भाई सब कुछ तो हमने बता दिया, अब ध्यान देंगे जो इसकी फर्श बनी थी वो फर्श किसकी बनी थी? पकी ईंटों की बनी थी। जो इसकी फर्श बनी थी पकी हुई ईंटों की बनी थी। अगर पकी हुई ईंटों की यह फर्श बनी थी स्नानागार की, तो जुड़ाई करने के लिए किसी चीज की व्यवस्था की होगी ताकि वहां से जल रिसे न। तो इससे क्या हुआ, जो जुड़ाई की गई, एक बिटुमिनस है और एक जिप्सम, इन दोनों का प्रयोग करके पकी ईंटों का प्रयोग किया, जिससे यहाँ पे जो स्नानागार है उसकी जो फर्श थी उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया था। अब देखते हैं, हमने सब कुछ अच्छे तरीके से बताया, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है स्नानागार की। अब यहाँ पे देखिए जो ये स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो को मिला है, यह 45.72 मीटर है। इसकी जो लंबाई है यह 45.72 मीटर लंबा है, ठीक। और जो चौड़ा है वो कितना है? 28.86 मीटर। 28.86 मीटर चौड़ा है और 45.72 मीटर लंबा है, ठीक। इतना हमने देख लिया। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ और तथ्य। अब यह क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी, सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। ये जो आपका स्नानागार है यह मोहनजोदड़ो की बहुत महत्वपूर्ण इमारत है। अब पाई कहाँ गई? जो हमने यहाँ पे बताया, जो आपका स्तूप क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से, ये जो स्तूप क्षेत्र है इसी क्षेत्र से स्नानागार
पाया गया। अब देखिए इसकी जो व्यवस्थित इसकी निर्माण जो कार्य था, इसकी पद्धति को देख करके जो मार्शल महोदय जिनके निर्देशन में इस सिंधु घाटी सभ्यता का उजागर हुआ, उन्होंने इसे कहा कि विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण। भाई इतने व्यवस्थित तरीके से जब इसको बनाया गया तो मार्शल महोदय देख के चौंक गए। उन्होंने कहा यह संसार में पूरे विश्व में यह एक आश्चर्यजनक चीज है, कितने व्यवस्थित तरीके से इसे बनाया गया। ठीक, अर्थात फिर समझते हैं कि मार्शल महोदय ने इसे विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने जो बताया यचार क्षेत्र या हर ग्रीव क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या है, जो पूर्वी क्षेत्र है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो है, जो आपका यचार क्षेत्र है, यचार क्षेत्र से पुरोहित राजा या प्रीस्ट किंग की बैठी हुई प्रतिमा के टुकड़े मिले हैं, जिसके बाएं कंधे पर शाल है। जो आपका यचार क्षेत्र है, पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो के किस क्षेत्र से एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है जिसके कंधे पर शाल है, तो आपका यचार क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यचारी क्षेत्र से एक भवन मिला है जिसे देखने में एक मंदिर जैसा प्रतीत होता है या किसी विशिष्ट व्यक्ति का भवन के रूप में देखा गया। जो वहाँ पे एक भवन ऐसा मिला है जिसकी बनावट के आधार पर जो पुरातत्ववेत्ताओं ने समझा, कहा कि चाहे यह मंदिर रहा होगा या फिर कोई विशेष व्यक्ति यहाँ पे रहता रहा होगा। अब देखिए एक जो आपका डीके क्षेत्र है, यहाँ पे हमने बताया जो डीके क्षेत्र है, डीके क्षेत्र से भी एक पुरोहित सम्राट की प्रतिमा मिली। आपके पुरोहित जो सम्राट है इसकी प्रतिमा डीके क्षेत्र से भी मिली है। ठीक, अब इसी से संबंधित जो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अब उसको हम एक एक करके देखते हैं। इसमें आपको दिखाएंगे कि मोहनजोदड़ो का जो पूर्वी गढ़ है, ठीक यहाँ पे एक मीनार मिला है, टावर मिला है। आपको बहुत ध्यान से आपको देखना है कि मोहनजोदड़ो क्षेत्र से एक मीनार या टावर पाया गया है। अब दूसरे बिंदु पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो क्षेत्र से ही यूनिकॉर्न या एक श्रृंगी पशु के जो प्रतीक है उससे संबंधित 2 चांदी की मुहर पाई गई है। 2 चांदी की मुहर मोहनजोदड़ो से पाई गई है जिस पे यूनिकॉर्न या एक श्रृंगी पशु का अंकन है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। मोहनजोदड़ो से सैंधव सभ्यता का सबसे भारी बटखरा पाया गया है। जो बटखरा है इससे जो वहाँ पे माप तौल होता रहा होगा उसी में इसका प्रयोग किया गया होगा। तो इसका जो सबसे भारी है, कितना भारी है, तो 10.9 ग्राम। 10.9 ग्राम सबसे भारी बटखरा सैंधव सभ्यता का कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो से पाया गया। अब देखते हैं अगले बिंदु पे चलते हैं कि वस्त्र निर्माण का जो कपड़ा बनाने का प्राचीनतम जो प्रमाण आपको मिला है, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। तो बुने कपड़े का यह विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक, बुने कपड़े का यह विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कपास का जो क्षेत्र मिला है वो तो मेहकर से मिला है। तो यहाँ पे देखिए वो कपास की बात की गई, यहाँ पे वस्त्र निर्माण की बात की गई है। ठीक है, अब देखते अगले बिंदु पे चलते हैं। यहाँ से मोहनजोदड़ो से मलेरिया रोग और रॉ फॉल्टिंग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। ये दोनों रोग हैं जो वहाँ पे व्यक्ति पाए गए हैं। उनकी जब जांच हुई उन्हें फिर उनसे लगा कि यहाँ के जो लोग थे वो मलेरिया रोग
या रॉक फॉल्टिंग से ग्रसित थे यहाँ पे। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जहां से सुमेरियन नावों का चित्रांकन पाया गया है। ठीक, अब आगे आते हैं अगले बिंदु पर। यहां से चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब मोहनजोदड़ो से ही चांदी का कलश पाया गया या शिलाजीत पाया गया। ये जितने भी यहाँ पे साक्ष्य पाए गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं फिर देखते हैं यहाँ पे जो और बिंदु है और क्या क्या मिला यहाँ से। यहाँ पे मिला है कि मोहनजोदड़ो से 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है। मोहनजोदड़ो से एक सभा भवन मिला है जिसमें बनाने के लिए 20 खंभे का निर्माण किया गया था। ठीक, इसे स्तंभ भवन भी कहा गया। ठीक, ये जो 20 खंभों का सभा भवन मिला है इसे स्तूपों का भवन भी कहा गया। और जो 20 खंभे वाला भवन मिला इससे इसकी विशालता को देखते हुए ये जो मैके महोदय हैं इन्होंने कहा यह एक बाजार हो सकता है। ठीक, क्या कहा इन्होंने? तो इन्होंने अनुमान लगाया कि यह जो इतना बड़ा भवन बना है यह एक बाजार हो सकता है। और इसे जो मार्शल महोदय हैं जब इन्होंने देखा इन्होंने अनुमान लगाया कि यह बाजार नहीं है बल्कि यह एक बौद्ध गुफा मंदिर जैसा प्रतीत होता है। मार्शल महोदय ने कहा कि यह जो 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है इन्होंने अनुमान लगाया, मार्शल महोदय ने कहा कि यह एक जैसे बौद्ध गुफा मंदिर है उस तरीके से प्रतीत होता है। और जो व्हीलर महोदय है इन्होंने क्या किया, इसकी तुलना जो फारसी दरबार होती थे दरबारे आम से की है। व्हीलर महोदय ने कहा जिस तरीके से फारस में जो दरबार बनाई जाती थी आम जो दरबारे आम था उसी के सापेक्ष उसी के इर्द गिर्द यह जो सभा भवन है वैसे ही निर्मित किया गया है। अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज मिला यहाँ से मोहनजोदड़ो से एक इमारत मिली है जो यल अक्षर के आकार की बनाई गई, अर्थात पहले ऐसे बनाई गई फिर इधर करके बनाई गई। अर्थात जो यहाँ से एक इमारत मिली है उसका जो आकार है वह यल के आकार का है। ठीक, अब इसे ही मैके महोदय ने कहा कि यह जो यल के आकार की इमारत मिली है यह होटल हो सकता है या फिर धर्मशाला हो सकता है। ठीक, अब आके हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है कि विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। क्या है वाटर प्रूफिंग? अर्थात जो पानी को रोकने के लिए, जो रिसाव को रोकने के लिए जो व्यवस्था की गई है सबसे पहले कहाँ की गई? मोहनजोदड़ो में की गई। जैसे हमने बताया था कि पानी के जो वहाँ पे स्नानागार बना है उसके रिसाव को रोकने के लिए, चिनाई करने के लिए बिटुमिनस और जिप्सम का प्रयोग किया गया। वही इन्होंने कहा कि यहाँ तो उदाहरण मिला है कि वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब मोहनजोदड़ो की बात करें वहाँ से और जो मिला है वहाँ पे एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक व्यक्ति 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। क्या है? एक मुद्रा मिली है जिस पे अंकन हुआ है कि एक व्यक्ति जो है 2 बाघों से लड़ रहा है। इसकी जो तुलना है वो गिलगमेश है। गिलगमेश से की। अब गिलगमेश क्या है? कि मेसोपोटामिया की
एक महाकाव्य है। ठीक, मेसोपोटामिया के जो महाकाव्य है उसमें भी इस तरीके का अंकन मिलता है। अब देखते हैं, अब और क्या मिला यहाँ से। मोहनजोदड़ो से मिट्टी का बर्तन मिला है। अब जो मिट्टी का बर्तन या मृदभांड मिला है उस पर जो ओपकारी की गई है वो कांच की तरह की गई। जिस तरीके से कांच पे या शीशे पे ओपकारी की जाती है उसी तरीके से जो मृदभांड है या मिट्टी का बना हुआ बर्तन है उस पर भी उसी तरीके से ओपकारी की गई है। तो यह क्या है, यह विश्व में प्राचीनतम प्रमाण है कि जो मृदभांडों पर ओपकारी की गई है कांच की तरह। अगर इसके प्रमाण की बात तो सबसे प्राचीन प्रमाण है, विश्व में पहला प्रमाण यही है। ठीक, अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु क्या है कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिस पर 7 लोग कतार में खड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से एक मुहर ऐसी मिली है जिसमें एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, एक कतार में 7 लोग खड़े हुए हैं। अब जब खड़े हुए हैं तो जो पुरातत्ववेत्ता इन्होंने कहा कि यह सप्तऋषि या सप्त मातृका जैसी प्रतीत होती है। ठीक, अब आते हैं मोहनजोदड़ो से जो कुम्भकारों की बस्ती मिली है और मृतकों की गली मिली है। यहाँ से मोहनजोदड़ो से जो प्रश्न पूछा जाएगा, कुम्भकारों की बस्ती और मृतकों की गली मोहनजोदड़ो से मिली है। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या में कुएं प्राप्त हुए हैं। जैसे हमने बताया था कि जो स्नानागार बना है उसमें पानी की व्यवस्था करने के लिए और जो तमाम घर भी बने हैं अन्य घरों से भी कुएं के साक्ष्य मिले हैं। जो कुआं बनाया गया था उन्हीं कुएं से पानी की व्यवस्था लोग करते थे। ठीक, तो बड़ी संख्या में कुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब आगे आते हैं अगले बिंदु पर। यहाँ से क्या, मोहनजोदड़ो से कांस की कुल्हाड़ी मिली है। कांसे की बनी हुई एक कुल्हाड़ी मिली है और यहीं से कांसे की नर्तकी मिली है। ठीक, और पशुपति की मुहर मिली है। क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो से, ध्यान दीजिएगा। कांसे की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक, कांसे की नर्तकी मिली है और क्या मिला है, पशुपति की मुहर मिली है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जितने सब पूछे गए हैं लेकिन आपको बता रहे हैं कि यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित सैंधव घाटी के पुरास्थलों में कहाँ से कांस की कुल्हाड़ी मिली है। आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखते हैं अगले बिंदु पर। यहाँ से क्या है कि मोहनजोदड़ो से हाथी दांत की बनी हुई पुरुष की आकृति मिली है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मोहनजोदड़ो से हाथी की बनी हुई, हाथी के जो दांत है उसकी बनी हुई एक पुरुष की आकृति मिली है। ठीक, अब क्या जो आकृति मिली है वो कैसी है, वो एक टोपी पहने हुए है। जो आकृति मिली है वह एक टोपी पहने हुए है और एक लंगोटी पहने हुए है। ठीक, जो लंगोटी पहना, टोपी पहना है और क्या किया है, अपने पीठ पर धनुष लिए हुए हैं, लटकाए हुए हैं और जो दोनों उसके हाथ हैं वह ऐसे कमर पर हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से जो एक हाथी दांत की एक पुरुष की आकृति मिली है, जो सर पे टोपी लगाया है, सर पे टोपी लगाया है, अब एक लंगोटी पहने हुए है और क्या क्या पीठ पे एक धनुष लटकाया है। धनुष के बाद वो क्या किया है, दोनों कमर पे ऐसे अपना हाथ रखा है, अपने कमर पे ऐसे दोनों हाथ
रखा है। ठीक, अब देखते हैं आगे और क्या मिला यहाँ से। मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड मिला है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिला है, तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड मिला है। अब देखते हैं और क्या मिला है। मोहनजोदड़ो से एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें सोने की बहुत सारी संख्या में चीजें पाई गई हैं, वस्तुएं पाई गई हैं। ठीक, और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। मोहनजोदड़ो से सूक्ष्म अभिलेख पाए गए हैं। एक अभिलेख मिला है छोटा सा जिस पे कुछ लिखा गया है। ठीक, अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए जो अन्य और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। अब और यहाँ से क्या पाई गई है, और यहाँ से मोहनजोदड़ो से बहुमंजिली इमारत का साक्ष्य पाया गया है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो में जो इमारत बनाई गई थी वह बहुमंजिला थी, अर्थात एक मंजिला से 2 मंजिला रही होगी, 3 मंजिला रही होगी। इसका प्रमाण कैसे मिला, वह इसका प्रमाण विद्वानों ने या पुरातत्ववेत्ताओं ने इस तरीके से लगाया कि वहां पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था की गई। ठीक, अब आगे आते हैं और क्या मिला है। यहाँ से मोहनजोदड़ो तांबे की बनी हुई हेयर पिन मिली है। जो बाल में पिन लगाई जाती है वो किसकी बनी है, तांबे की बनी हुई है। अब देखते और क्या मिला। यहाँ से मिला है हाथी दांत का फूलदान मिला है। एक फूलदान मिला है मोहनजोदड़ो से जो हाथी दांत का बना हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से एक कीलदार अभिलेख पाया गया है। अगर पूछे आपसे कीलदार अभिलेख किस स्थल से पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो से कुम्भकारों के 6 ईंट के भट्ठे पाए गए हैं। जो कुम्भकार के जो ईंट बनाने का काम करते थे उसका जो प्रमाण मिला है वह कितनी संख्या मिला है, 6 की संख्या में मिला है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि यहाँ से मोहनजोदड़ो से कंकाल का तो साक्ष्य मिला। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से मानव कंकाल का साक्ष्य पाया गया है, लेकिन यहाँ से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी चीज यहाँ पे घटना घटी कि यहाँ से मानव का कंकाल मिला है, लेकिन यहाँ से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं पाया गया है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहां से कब्रिस्तान नहीं पाया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। इसी विशेषता की वजह से इसे ट्रेजेडी साइट इसे कहा गया, ट्रेजेडी साइट कहा गया। ठीक, इस तरीके से हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, उसके विषय में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से एक एक चीज हमने गहराई से हर बिंदुओं का अध्ययन किया। एक फिगर बना करके हमने उसके जो स्नानागार है उसके विषय में देखा, जो वो 2 क्षेत्रों में बांटा गया था, पश्चिमी टीला पूर्वी टीला, उसके विषय में हमने अध्ययन किया। इस तरीके से अब हम जो अगली क्लास में अध्ययन करेंगे जो और महत्वपूर्ण स्थल है उसके विषय में ऐसे ही अध्ययन करेंगे। आपसे हम आशा करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे। तो अगर आप तक वीडियो पहुंचे तो आप दूसरे के पास हमारा वीडियो शेयर करिएगा। इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।